Cells. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगे और ना ही इसका कोई मायने पहली बार में पता चलता है, लेकिन ब्लेड रनर के दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. It is a baseline test. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cell. ये एक ऐसा टेस्ट है जो भावनाओं को जगाने के लिए बनाया गया है. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. अगर टेस्ट देने वाले के अंदर कोई भी भावना उभर आती है तो इसका मतलब है कि वो अपने बेसलाइन से हट चुका है. बेसलाइन से हटने का अर्थ है उसका काम उसके मन पर असर डालने लगा है और ये रिप्लिकेंट के साथ नहीं होना चाहिए, वरना उन्हें मार दिया जाता है. ब्लेड रनर यहाँ एक स्लैंग है बाउंटी हंटर्स के लिए, और रिप्लिकेंट्स का मतलब है लैब मेड सिंथेटिक ह्यूमन. यह फिल्म एक ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाता है जहाँ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि दुनिया एक मेटल वेस्टलैंड बन चुकी है. इन्वायरमेंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे एक पोस्ट न्यूक्लियर वॉर सोसाइटी. पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कि होराइज़न दिखता ही नहीं है और ना ही कहीं हरियाली. इंसान के अलावा कोई और जीवित चीज़ मिलना मुश्किल है, अगर मिल जाए तो एक चमत्कार ही है. स्थिति इतनी ख़राब है कि अमीर लोग 60वें फ्लोर के नीचे आते ही नहीं है. स्ट्रीट्स बेसमेंट की तरह लगती है. कई कंट्रीज़ ख़त्म हो चुकी है और जो कहानी दिखाई गई है वो लॉस एंजलिस में सेट है, एक मल्टी कल्चरल और मल्टी नेशनल सिटी जहाँ एशियन मेजॉरिटी में है. सिटी ओवर पॉपुलेटेड है और एक मोनोपोली कैपिटलिस्ट अथॉरिटेरियन दुनिया जो बहुत ज़्यादा पुलिस सिक्योरिटी के जरिए मनुष्य और रिप्लिकेंट के बीच के फ़र्क को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. जो लोग जा सकते थे उन्होंने धरती छोड़कर ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज़ में सेटल कर लिया है. इन्हीं ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज़ में स्लेव जैसे काम करने के लिए रिप्लिकेंट्स बनाए गए हैं. रिप्लिकेंट्स और इंसान के बीच देखने में कोई फ़र्क नहीं है. रिप्लिकेंट्स भी उतना ही ऑर्गेनिक होता है जितना कि हम, बस फ़र्क इतना कि वो पैदा नहीं होते हैं, उन्हें लैब में बनाया जाता है. बनाया भी कहना गलत होगा, दे आर ग्रोन इन लैब. रिप्लिकेंट्स को इमोशन ना फील करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इंसान बिना किसी धर्म संकट के उनका शोषण कर सके. Every leap of civilization was built off the back of a disposable workforce. We lost our stomach for slaves. Fuck off, Skin Java. Unless engineered. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई और लैब मेड ह्यूमनॉइड्स की नई जनरेशन आती है, वैसे वैसे उनमें इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है. You Nexus, huh? I design your eyes. If only you could see what I've seen with your eyes. ब्लेड रनर ओरिजिनली रिलीज हुई थी 1982 में, फिर इसकी सीक्वल आई 2017 में, ब्लेड रनर 2049. आज अगर आप ब्लेड रनर देखें तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया ना लगे, क्योंकि इस तरह की थीम्स पर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी है. लेकिन जब 1982 में यह फिल्म रिलीज़ हुई थी तब यह आइडिया काफ़ी रेडिकल था. यह पहली मेन स्ट्रीम फिल्मों में से एक है जिसने ये सवाल उठाया कि इंसान होने का मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन. यह फिल्म इंसानियत का एक गहरा दर्पण है. जब हम एक सिंथेटिक ह्यूमन बनाने की कोशिश करते हैं तो दरअसल हम अपने होने के असली पैमाने समझने की कोशिश कर रहे होते हैं. यह हमारे लिए एक गहरी सोच का विषय बन जाता है जिसमें हम इंसानियत के मूल और उसकी पहचान को नए तरीके से देखते हैं. एक सिंथेटिक ह्यूमन की क्या नैतिकता होगी, क्या हम उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं या सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे. और अगर उनकी चेतना इस स्तर तक बढ़ जाए जहां उन्हें अपनों की मौत का दुख उतना ही हो जितना हमें होता है, तो क्या फिर भी हम उनके लिए सहानुभूति व्यक्त नहीं करेंगे, उनकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे. और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर हम किसी को जीने का तोहफा देते ही हैं तो क्या उसके जीने के हक को इज्जत देने के लिए तैयार भी हैं. All those moments will be lost in time. ब्लेड रनर नाम से लगता है ये एक फास्ट पेस्ड एक्शन फिल्म होगी, लेकिन ये एक स्लो, थॉटफुल और मेडिटेटिव फिल्म है और बहुत ही फिलॉसफिकल भी. हालांकि कैरेक्टर्स इन पर खुलकर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमेशा ही रहता है हमारे ध्यान देने के लिए और उस पर विचार करने के लिए. इसी वजह से आज के टाइम में यह फिल्म काफ़ी लोगों के लिए बोरिंग लग सकती है. और वैसे ओरिजिनल ब्लेड रनर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और ना ही इसका सीक्वल ब्लेड रनर 2049 उतना सक्सेसफुल था.
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्लेड रनर और ज़्यादा रेलेवेंट होती जा रही है। एआई मशीन लर्निंग जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बेहतर हो रहा है, वी आर स्लोली इंचिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ ब्लेड रनर। ब्लेड रनर में कहानी शुरू होती है एक विद्रोह से, रिप्लिकेंट्स का इंसानियत के खिलाफ। लेकिन यहाँ रिप्लिकेंट्स अपने हक के लिए विद्रोह करते हैं। एक समय के बाद रिप्लिकेंट्स अपने होने का बोध पा लेते हैं। दे बिकम सेल्फ अवेयर, उनमें इमोशंस डेवलप होने लगती है और उनकी सोच इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को समझने लगते हैं, क्या उनके हक में है और क्या नहीं। I think, Sebastian. Therefore I am. ऐसे रिप्लिकेंट्स को जानबूझकर 4 साल का लाइफ स्पैन दिया जाता है ताकि उनकी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी कोई समस्या खड़ा करे उससे पहले ही वो मर जाए। लेकिन कुछ रिप्लिकेंट्स जो ऑफ-वर्ल्ड कॉलोनीज में स्लेव की तरह काम करते हैं, वहाँ से भागकर धरती पे आते हैं अपने क्रिएटर से मिलने और उससे अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाने की मांग रखने, अपने होने का अधिकार पाने। I want more life, Father. ये कन्फ्लिक्ट ह्यूमन और रिप्लिकेंट्स के बीच और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ब्लेड रनर के सीक्वल ब्लेड रनर 2049 में। यहाँ रयान गॉसलिंग लीड रोल में है एज ऑफिसर के, जो एक ब्लेड रनर है और रिप्लिकेंट भी। वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। ऑफिसर के एक नया रिप्लिकेंट मॉडल है जो काफ़ी ओबीडियंट होता है। उसे पता होता है वो एक रिप्लिकेंट है और वो अपना ड्यूटी कायदे से करता भी है। You telling me no? I wasn't aware that was an option, madam. Attaboy. उसका काम होता है जितने भी पुरानी मॉडल रिप्लिकेंट है जो यहाँ इलीगली अर्थ पे होता है, उनका पता लगाना और मारना ताकि व्यवस्था कायम रहे। व्यवस्था ह्यूमंस और रिप्लिकेंट्स के बीच के अंतर को बनाए रखने की। लेकिन ये व्यवस्था तब खतरे में पड़ जाती है जब पता चलता है कि एक पुरानी मॉडल रिप्लिकेंट ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो असंभव था। अगर रिप्लिकेंट से बच्चा जन्म ले सकता है तो इसका मतलब है कि वो भी उतना ही नेचुरल है जितना कि इंसान। इस सच को पुलिस डिपार्टमेंट के लिए छुपाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये उनकी सुपीरियरिटी और कंट्रोल को डायरेक्टली चैलेंज करता है। It is my job to keep order. That's what we do here. We keep order. You want it gone? Erase everything. Even the child? All trace. गहरे से गहरा सवाल इस फिल्म में यह है कि व्हाट इज़ नेचुरल, कहाँ प्रकृति का अंत होता है और अप्रकृति की शुरुआत। साधारण तौर पे हम समझते हैं ह्यूमन नेचुरल, टेक्नोलॉजी अननेचुरल। पहली बात, हर चीज़ यहाँ परमाणु से बनी है, इसलिए हर चीज़ ही प्राकृतिक है। इट्स ऑल अलाउड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, सो इट्स ऑल नेचुरल। यहाँ ब्रह्मांड के स्वभाव के प्रतिकूल एक कण भी नहीं हिल सकता है। इनफैक्ट एनीथिंग दैट इज़ पॉसिबल इज़ नेचुरल। हर वो चीज़ जो संभव है वो प्राकृतिक है, चाहे फिर वो हमारे अंदर की हिंसा की प्रवृत्ति हो या करुणा की चेतना, दोनों ही प्राकृतिक है। इसी वजह से नैतिकता को केवल प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। नैतिकता हमारी अपनी खोज है और इसे समय के साथ बदलना भी चाहिए। जिस तरह विज्ञान ने तथ्यों को उजागर करता है, उसी तरह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने का साहस रखना चाहिए। लेकिन आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि विज्ञान जिस गति के साथ ज्ञान अर्जित कर रहा है, उस अनुपात में समाज विवेक और बुद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहा है। साइंस इज गेटिंग नॉलेज फास्टर देन द सोसाइटी गेन्स विजडम। और जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और बायो इंजीनियरिंग बेहतर होता जा रहा है, शायद ब्लेड रनर या वेस्ट वर्ल्ड जैसी दुनिया भी ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल हम भी इस तरह की नैतिक असमंजस में पड़ेंगे। हमें हमारी नैतिकता के पहलुओं पर फिर से विचार करना पड़ेगा और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा। अगर हम अपनी इतिहास देखें, हमने खुद अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ जो अत्याचार किए, वो कोई रिप्लिकेंट के सिचुएशन से ज़्यादा अलग नहीं था। उन्हें बिना डिग्निटी और रिस्पेक्ट के स्लेव बनाकर काम कराना, अछूत समझना या किसी लायक न समझना या उन्हें जानवरों की तरह मार देना। ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स और सिविल लिबर्टी जैसी कॉन्सेप्ट्स रिलेटिवली बहुत नई है और रिप्लिकेंट्स भी यही चाहते हैं, इंसान कहलाने का हक। वो चाहते हैं कि उन्हें भी एक इंडिविजुअल के रूप में देखा जाए, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो अपनी आइडेंटिटी और अधिकार के लायक है। I've never retired something that was born before. What's the difference? To be born is to have a soul, I guess. ब्लेड रनर एक ऐसी फिल्म है जो दो जॉनरा को कंबाइन करती है। एक तरफ ये फ्यूचरिस्टिक साईफाई टेक्नोलॉजी फिल्म है, लेकिन इसके कहानी का प्लॉट एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा फील देता है। जिन रिप्लिकेंट्स को ब्लेड रनर हंट करता है वो कोई इंसान से अलग तो दिखता नहीं है,
तो उन्हें पकड़ने के लिए काफ़ी खोजबीन करनी पड़ती है। पहले ब्लेड रनर में तो एक टेस्ट होता है, वॉइड कैंप टेस्ट, जिससे इंसान और रिप्लिकेंट में अंतर पता चलता है। इस टेस्ट में सब्जेक्ट से इमोशनली प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है और उनके बॉडीली रिस्पॉन्सेस को ट्रैक किया जाता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट और प्यूपिल डायलेशन। You're reading a magazine, you come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. ब्लेड रनर 2049 में ऑफिसर के का मिशन होता है उस बच्चे का पता लगाना जो रिप्लिकेंट से जन्मा है और उससे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिटा देना, बच्चे को भी। लेकिन जैसे जैसे वो क्लूज़ फॉलो करता है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, उसे शक होने लगता है कि कहीं वो बच्चा वो खुद ही तो नहीं था। यह शक इसीलिए होता है क्योंकि उसकी कुछ यादें उस बच्चे की ज़िंदगी से मिलती जुलती लगती है। रिप्लिकेंट्स के अंदर फॉल्स मेमोरीज इम्प्लांट की जाती है उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए। If we gift them the past, we create a cushion or pillow for their emotions and consequently we can control them better. और जब के को लगता है कि उसकी यादें इम्प्लांटेड नहीं बल्कि असली है, उसमें सच्चाई है, तो उसकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। उसे लगता है कि वो लैब मेड नहीं बल्कि वोमेन बॉर्न है। ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक नई सेंस ऑफ सेल्फ जगाती है, जैसे उसने अपनी आत्मा को पहली बार पा लिया हो। A child of woman born, pushed into the world, wanted, love. यही घटना पहले फिल्म में रैचल के साथ भी होती है। शुरुआत में रैचल को पता नहीं होता है कि वो एक रिप्लिकेंट है। वो अपनी इम्प्लांटेड मेमोरीज को असली समझती है, लेकिन जब उसे सच का पता चलता है दैट शी इज़ नॉट ह्यूमन बट ए रिप्लिकेंट, ये उसके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होती है। उसकी ज़िंदगी के मायने, उसके होने का अर्थ सब एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है, जैसे वो इस दुनिया की है ही नहीं। एन एग्जिस्टेंशियल होमलेसनेस। और रैचल ही उस बच्चे की माँ होती है। हमारा चरित्र, हमारी आशाएं, डर और महत्वाकांक्षाएं, जिनसे हम प्रेम करते हैं और जिनके प्रति उदासीन रहते हैं, ये सब हमारी स्मृतियों से ही प्रभावित होती है। वैसे भी इंसान और है क्या, बस यादों का एक ढेर। ऑफिसर के को जब अपने होने का एहसास होता है तब उसके अंदर इंडिविजुअलिटी जाग उठती है, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी बदल लेता है, क्योंकि अब तक उसे सीरियल नंबर असाइंड होता है KD6-3.7। लेकिन अब वो खुद को जो कहता है, ये नाम उसकी होलोग्राफिक गर्लफ्रेंड सजेस्ट करती है। The real boy needs a real name. Joe. Joe. You're too important for Kay. किसी भी व्यक्ति को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने के लिए जो पहला कदम होता है वो है उनसे उनका नाम छीन लेना। यहूदियों को जब कंसंट्रेशन कैंप भेजा जा रहा था तो सबसे पहले उनके नाम को छीनकर उन्हें भी बस एक नंबर असाइन कर दिया जाता था। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो वैसे नाम में भी कोई अर्थ नहीं होता है। नाम से नकली शायद दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। बच्चों के खिलौनों में भी थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, माँ बाप के दिए गए नाम में तो उतना भी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम उसके जीवन को अर्थ नहीं देता है, बल्कि उस व्यक्ति का कर्म उस नाम को अर्थ देता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के माँ बाप पता नहीं क्या सोचकर उनका नाम रखे होंगे, लेकिन आज दुनिया के लिए आइंस्टीन मतलब जीनियस ही होता है। सचिन शब्द का जो भी मतलब हो, लेकिन जब भी हम सचिन सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्रिकेट के भगवान की ही छवि बनती है। जो यानी ऑफिसर के नाम पाने के बाद अपने जीवन में अर्थ खोजने की कोशिश करता है। अब वो अपने दिए गए ऑर्डर्स की परवाह नहीं करता है। अब उसका एक ही मकसद होता है, बच्चे की सच्चाई तक पहुंचना और अपना अतीत उजागर करना। वो ये कंफर्म करना चाहता है कि क्या सच में वही वो बच्चा था। इस राज का पता लगाने के लिए जो बच्चे के पिता तक पहुंचता है, डेकर्ड, जिसे हैरिसन फोर्ड ने प्ले किया है। डेकर्ड जो पहली फिल्म का ब्लेड रनर था, अब एक अंडरग्राउंड लाइफ जी रहा है, दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। लेकिन डेकर्ड से भी जो को बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि डेकर्ड को खुद भी पता नहीं होता है। Because that was the plan. Sometimes to love someone, you gotta be a stranger. बच्चे के पीछे सिर्फ पुलिस ही नहीं पड़ी होती है। जो इस फिल्म में रिप्लिकेंट्स बनाता है, निएंडर वॉलिस, उसे भी इस बच्चे की तलाश होती है, जो उसे डायसेक्ट करके ये समझना चाहता है कि रिप्लिकेंट्स से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, ताकि उन्हें मास प्रोड्यूस किया जा सके। निएंडर वॉलिस के लोग जो का पीछा करते हुए डेकर्ड तक पहुंचते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। जो को रिप्लिकेंट्स की एक रेजिस्टेंस ग्रुप वहां से रेस्क्यू करती है, जहां वो देखता है कि रिप्लिकेंट्स अपनी आज़ादी के लिए एक और विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। एक पूरी फौज खड़ी की जा रही है। Revolution is coming, and we're building an army.
इसी दौरान जो को एक और सच्चाई का पता चलता है। जिस बच्चे को वो अपना अतीत मान रहा था, जिसकी सच्चाई जानने के लिए वो इतना आतुर था, वो बच्चा नहीं एक बच्ची थी। शी वॉज ए गर्ल, जो वाकई में सिर्फ एक ऑर्डिनरी लैब मेड रिप्लिकेंट ही रहता है, KD6-3.7। ये रियलाइजेशन उसके सेंस ऑफ आइडेंटिटी को एक बार और धक्का देता है। You imagined it was you. Oh, you did. रिप्लिकेंट्स के फ्रीडम मूवमेंट की लीडर कैसे कहती है कि वो डेकर्ड को मार दे ताकि बच्ची का राज हमेशा छुपा रहे। You cannot allow Deckard to lead Wallace to me. You must kill Deckard. लेकिन के ना तो रिप्लिकेंट्स जिनके जैसा वो खुद होता है उनकी सुनता है, और क्योंकि अब उसके नेचुरल बॉर्न होने का भरम भी टूट गया होता है, तो एक ब्लेड रनर होने के नाते अपने मिले ऑर्डर जो कि उस बच्ची को मारना था ना उसे फॉलो करता है। वो दोनों तरफ की दबाव से मुक्त होकर अपना रास्ता खुद चुनता है। ही मेक्स हिज ओन चॉइस, जो उसे सही लगता है। You look lonely. I can fix that. अपनी जान जोखिम में डालकर वो डेकर्ड को बचाता है और एक पिता को उसकी बिछड़ी हुई बेटी से मिलवाता है। Go meet your daughter. ब्लेड रनर फिल्म रिप्लिकेंट्स के बारे में कम और हमारे बारे में ज़्यादा है। इट एक्सप्लोर्स द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट टेक्नोलॉजी। और अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे हम कितनी ही काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश करें या कितना ही दूर भविष्य की सोच लें, किसी भी कहानी का एसेंस उस कहानी के कैरेक्टर्स के ज़िंदगी में आए कन्फ्लिक्ट से आता है। और अगर लेखक इंसान है तो कन्फ्लिक्ट भी हमारे इर्द गिर्द ही होगा, चाहे आप ह्यूमंस को टाइटन से लड़वा लो या ज़ॉम्बीज से। अंततः आप पाओगे आमने सामने इंसान ही होता है। हम इंसान जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे अनुभवों से ही आता है। एंड ओनली थिंग दैट वी कैन एक्सपीरियंस इज़ बीइंग ह्यूमन। और देखने वाला भी तभी कनेक्ट करेगा जब वो अपनी खुद की समस्या और उलझन उस काल्पनिक कहानी में देखेगा। डू एंड्रॉयड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप, जिस किताब पर ब्लेड रनर की कहानी आधारित है, उसके लेखक फिलिप के डिक को इस किताब की आइडिया एक नाजी एसएस ऑफिसर की डायरी पढ़ते हुए आया था। उन्हें लगा जैसे कुछ लोग जो इंसान दिखते तो हैं लेकिन अंदर से शायद वो इंसान है नहीं। लेकिन उनकी किताब को पढ़कर और इन दोनों फिल्मों को देख के ऐसा लगता है जैसे रिप्लिकेंट्स हैं जिनमें जीने की तीव्र इच्छा दिखती है। इन मेनी वेज दे आर द वंस हु आर ट्रूली ह्यूमन बिकमिंग, और इंसान एक मैकेनिकल लाइफ जी रहा है, रोबोटिक, प्रिडिक्टेबल एंड बोरिंग। और कई मायनों में हमारी परवरिश भी किसी रिप्लिकेंट के तरह ही होती है। हमें भी तराशा, गढ़ा, रंगा और ढाला जाता है जब तक कि हम समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट ना हो जाएं। वी आर ऑल्सो एजुकेटेड इनटू सबमिशन। हम खुद को, अपने शरीर को, अपनी छवि को, अपनी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि अपने रंग को भी ढालते हैं दूसरों के लिए। There is a membrane of invisible instructions that are imposed upon us by our social and cultural operating system. हमारे पास स्वतंत्र चित्त नहीं है, हमारे पास बस विकल्प हैं। ऐसे विकल्प जो हमें कैटेगरीज और नंबर्स में बांध देते हैं ताकि यहाँ कोई अलग ना दिखे, कोई यहाँ भीड़ से निकलने की हिम्मत ना करे। लेकिन अस्तित्व स्वतंत्र है। द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ फ्रीडम, फ्रीडम टू लिव स्पॉन्टेनियसली एंड ऑथेंटिकली। और सही मायने में इंसान होने का मतलब है आज़ाद होना। टू बी ह्यूमन इज़ टू बी फ्री। इसीलिए डर ये नहीं है कि भविष्य में कभी मशीन इंसान का भेष लेकर हमारे बीच होगी, बल्कि डर ये है कि शायद हम ही हैं जो इंसान होने का मुखौटा पहने हुए हैं। The human collective is endangered not by the possibility of machines masquerading as humans, but by humans masquerading as humans. Cells. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked.